नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका गोल मंत्रा एकेडमी के परिवार में। मैं आज पढ़ाऊंगा आपका कृषि का ये 8वां भाग होगा और भूगोल का ये आपका 26वां लेक्चर होगा। तो ये आपका टॉपिक चल रहा है कृषि, और कृषि बहुत बड़ा एरिया होता है और यहाँ से सभी एग्ज़ामों में एक या दो क्वेश्चन 100% आना है। तो आज जो हम पढ़ेंगे, जो आपकी सब्जियाँ होती, फल होते हैं, उनमें जो जैसे हम कहते हैं गाजर का लाल रंग, टमाटर का लाल रंग, गाजर का नारंगी रंग किस कारण से होता है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। कृषि का ये आपका 8वां लेक्चर होगा और भूगोल का ये आपका कौन सा लेक्चर होगा? तो भूगोल का आपका 26वां लेक्चर होगा। आप अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो सभी जो वीडियो है स्टेप बाय स्टेप क्या है आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, और जो लोग पेड कोर्स खरीदते हैं वो लोग तुलना करेंगे इससे और पेड कोर्स से, तो आप देखेंगे उससे बेहतर देने की कोशिश हम लोगों ने की है। तो हम स्टार्ट करते हैं। गाजर का नारंगी रंग, तो गाजर का जो नारंगी रंग होता है ये कैरोटीन के कारण होता है। गाजर का नारंगी रंग ये कैरोटीन के कारण होता है, ये आपको याद रखना है। तो जैसे हम लोगों ने पढ़ा है कि गाय का दूध जो हल्का पीला होता है कैरोटीन के कारण होता है, ठीक उसी प्रकार गाजर का जो नारंगी रंग है ये किसके कारण नारंगी होता है? कैरोटीन के कारण। किसके कारण? कैरोटीन के कारण। आगे हम देखेंगे गाजर का लाल रंग, तो गाजर का लाल रंग होता है एंथ्रोसाइनिन के कारण। एंथ्रोसाइनिन के कारण गाजर का लाल रंग होता है। तो गाजर का लाल रंग एंथ्रोसाइनिन के कारण होता है। आगे हम देखेंगे टमाटर का लाल रंग, तो टमाटर का जो लाल रंग है ये आपका लाइकोपिन के कारण होता है। टमाटर का लाल रंग लाइकोपिन के कारण होता है। नेक्स्ट, आलू का हरा रंग, तो आलू का जो हरा रंग है ये आपका सोलेनिन के कारण होता है। आलू का हरा रंग ये सोलेनिन के कारण होता है। नेक्स्ट, लहसुन में गंध, तो लहसुन में जो गंध होता है एलाइसिन या फिर अमीनो अम्ल के कारण होता है। एलाइसिन या फिर अमीनो अम्ल के कारण लहसुन में गंध होने का कारण है। नेक्स्ट, आंवले में कसैलापन, तो आंवले में जो कसैलापन है आपका ये टेनिन, इलोजिक और गैलिक के कारण। इन तीनों में से आपको एक ऑप्शन में मिलेगा कि आंवले में जो कसैलापन होता है ये जो टेनिन के कारण होता है, इलोजिक के कारण होता है और गैलिक के कारण होता है। आंवले में प्रचुर मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है। आंवले में प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है? विटामिन सी पाया जाता है। और हमारी शरीर में सबसे तेज़ी से बनने वाला विटामिन कौन सा होता है? विटामिन डी होता है, ये आपको याद रखना है। बेल में कड़वाहट, तो बेल में जो कड़वाहट होती है ये मार्मेलेथिसिन के कारण। मार्मेलेथिसिन के कारण बेल में कड़वाहट होती है। नेक्स्ट, पपीता का जो पीला रंग है ये केरिका जेंथिन पिगमेंट के कारण। केरिका जेंथिन पिगमेंट के कारण पपीते का पीला रंग होता है। नेक्स्ट, मूली में तीखापन, तो मूली में तीखापन ये होता है आइसोसाइनाइड। किसके कारण? आइसोसाइनाइड है। क्या है आपका? आइसोसाइनाइड के कारण मूली का जो तीखापन होता है। क्वेश्चन आएगा कि मूली में जो तीखापन होता है किसके कारण होता है? आइसोसाइनाइड के कारण। नेक्स्ट, मिर्च में चरपराहट, तो मिर्च में जो चरपराहट है ये कैप्सेसिन के कारण। किसके कारण? कैप्सेसिन के कारण जो है मिर्च में चरपराहट होती है। नेक्स्ट, शलजम में चरपराहट ये आपका होता है कैल्शियम ऑक्जेलेट के कारण। किसके कारण? कैल्शियम ऑक्जेलेट के कारण शलजम में चरपराहट होती है। ये हम और बताएंगे। जैसे पालक है, तो पालक में भी क्या है? कैल्शियम ऑक्जेलेट पाया जाता है, इसलिए कहा जाता है ज़्यादा मात्रा में शलजम है, पालक है, तो इनमें कैल्शियम ऑक्जेलेट पाया जाता है। और कैल्शियम ऑक्जेलेट की अधिकतम सेवन से गुर्दे में पथरी का निर्माण होता है। इसलिए क्या है, अगर आप लोग डेली पालक खाते हैं, शलजम खाते हैं, तो डेली नहीं, सप्ताह में एक दो बार खाएं, क्योंकि कैल्शियम ऑक्जेलेट के कारण क्या है? गुर्दे की पथरी बनती है। और गुर्दे की क्रियात्मक इकाई क्या है? नेफ्रॉन है। क्या है आपका? नेफ्रॉन है, ये आपको याद रखना है। खीरे में कड़वाहट कुकुरबिटेसिन के कारण। खीरे में कड़वाहट कुकुरबिटेसिन के कारण होता है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग
प्याज का लाल रंग, तो प्याज का लाल रंग होता है एंथ्रोसायनिन के कारण। किसके कारण? प्याज का जो लाल रंग होता है एंथ्रोसायनिन के कारण होता है। नेक्स्ट, प्याज का पीला रंग, ये क्वेरसिटीन के कारण। किसके कारण? क्वेरसिटीन के कारण प्याज का पीला रंग होता है। अब प्याज में जो गंध है, जैसे हम लोग क्या है गर्मी के मौसम में प्याज खा लेते हैं तो जो मुंह से बदबू आती है, तो जो गंध आती है किसके कारण? एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड के कारण। एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड के कारण प्याज से गंध आने का कारण है। आगे हम देखें करेले में कड़वाहट, तो करेले में जो कड़वाहट है ये होता है मेमोर्डिकोसाइड के कारण। मेमोर्डिकोसाइड के कारण, या फिर टेट्रासाइक्लिक ट्राइटरपाइन। टेट्रासाइक्लिक ट्राइटरपाइन, इन दोनों के कारण क्या होता है? करेले में कड़वाहट होती है। करेले में कड़वाहट होती है। अगला क्या है? मिर्च का लाल रंग, ये कैप्सेनथिन के कारण होता है। किसके कारण होता है? कैप्सेनथिन के कारण मिर्च का क्या होता है? लाल रंग होता है। आगे, हल्दी का पीला रंग। हल्दी का पीला रंग जो होता है कुरकुमिन के कारण। किसके कारण? कुरकुमिन के कारण होता है। नेक्स्ट, अरबी में कनकनाहट। अरबी घुइयां को कहते हैं, गांव में क्या कहते हैं? घुइयां कहते हैं। तो इसमें जो कनकनाहट होती है ये कैल्शियम ऑक्जेलेट के कारण। किसके कारण? कैल्शियम ऑक्जेलेट के कारण इसमें कनकनाहट होती है। नेक्स्ट, तिलहनों के तेल का पीला रंग, ये कैरोटीनाइड के कारण। किसके कारण? कैरोटीनाइड के कारण होता है। नेक्स्ट, सूरजमुखी के तेल का कसैलापन, ये ऑक्सीडेशन के कारण होता है। किसके कारण होता है? ऑक्सीडेशन के कारण। तो ये आपका होता है ऑक्सीडेशन के कारण। ये आपको याद रखना है कि सूरजमुखी के तेल का जो कसैलापन होता है ये ऑक्सीडेशन के कारण होता है। और सूरजमुखी का जो तेल होता है वो हृदय रोगियों के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। ये धमनियों में जो जमा जो फैट होता है, वसा होता है, कोलेस्ट्रॉल क्या कहते हैं? कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, उसको हटाने का कार्य करता है। इसलिए हृदय रोगियों के लिए जो सूरजमुखी का तेल है ये अच्छा माना जाता है और ये क्या फ़ायदा करता है। नेक्स्ट हम देखेंगे चने की पत्ती का खट्टापन। जो चने की जो पत्ती होती है इसका जो खट्टापन होता है ऑक्जेलिक के कारण, या ऑक्जेलिक अम्ल के कारण, या फिर टैनिक के कारण, है ना? तो ऑक्जेलिक अम्ल के कारण या फिर टैनिक अम्ल के कारण। आगे हम देखेंगे भारतीय कृषि का इतिहास। तो भारतीय कृषि का इतिहास ये आपका आपकी ये क्या है? ये बुक है और इसके राइटर कौन है? एम एस रंधावा। एम एस रंधावा जो है इनकी ये किताब है और उस किताब का नाम क्या है? भारतीय कृषि का इतिहास। क्या नाम है? भारतीय कृषि का इतिहास। ये चीज आपको याद रखना है। तो ये आपका क्या है? ये आपकी पुस्तक है एम एस रंधावा की। तो आगे हम देखें जीएम फसल। इसके पहले हम आपको और बताएंगे कि राष्ट्रीय किसान आयोग, राष्ट्रीय किसान आयोग या कृषक आयोग, तो किसान आयोग लिखे दे रहे हैं, किसान आयोग। तो राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन जो है 2004 में किया गया है। कब किया गया है? राष्ट्रीय किसान आयोग या फिर राष्ट्रीय कृषक आयोग, इसका गठन 2004 में किया गया है। ये आपको याद रखना है। दो क्वेश्चन और बनते हैं। इसकी अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो इसके अध्यक्ष बनाए गए थे एम एस स्वामीनाथन, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। तो ये आपको याद रखना है कि भारत में राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन कब किया गया है? 2004 में किया गया है। इसके अध्यक्ष कौन बनाए गए? तो इसके अध्यक्ष बनाए गए हैं एम एस स्वामीनाथन, जो कि भारत में हरित क्रांति के जनक हैं। अगर आपसे पूछे कि भारत में राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन कौन सी पंचवर्षीय योजना में हुआ है, तो आपको याद रखना है 10वीं पंचवर्षीय योजना में। कब? 10वीं पंचवर्षीय योजना में। तो आपको ये पता होना चाहिए कि भारत में अब तो पंचवर्षीय योजना को समाप्त कर दिया गया है। जो आपकी 12वीं थी ये 2012 से क्या है 17 तक थी, इसको समाप्त करके इसके स्थान पे ये नई नई योजनाएं चलाई जा रही हैं। तो जो पहली आपकी चली है 1951 से, 51 से 56, 56 से 61, 61 से 66, फिर 3 साल का ब्रेक है आपका, फिर 69 से 74, फिर 74 से 78। ये 74 से 78 आपकी 5वीं पंचवर्षीय योजना है। और 5वीं पंचवर्षीय योजना ऐसी योजना रही है जो समय से पहले इसको
रोक दिया गया। तो हम कह सकते हैं कि पांचवी पंचवर्षीय योजना केवल 4 वर्ष चली है। फिर इसके बाद छठवीं क्या है, 80 से 85 है। फिर सातवीं 85 से 90 है। फिर 2 साल का गैप। फिर आपका सातवां हो जाएगा ये 92 से 97। आठवां क्या होगा, 97 से 2002। फिर 97 से 2002 ये 9वां हो जाएगा। फिर 2002 से 2007 क्या हो जाएगा, 10वां। फिर 7 से 12 11वां। 12 से 17 जो है ये 12वां था, लेकिन इसको बीच में समाप्त कर दिया गया। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन 2004 में डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन की अध्यक्षता में किया गया है। और कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही थी, तो आपको याद रखना है 10वीं पंचवर्षीय योजना। अब देखेंगे जीएम फसल क्या होता है। तो जीएम फसल जो आनुवांशिक रूप से जो संशोधित फसलें होती हैं, सुनिएगा ध्यान से, आनुवांशिक रूप से संशोधित फसलों को जीएम फसल कहा जाता है। आनुवांशिक रूप से संशोधित फसलों को क्या कहा जाता है, ये जीएम फसलें कहा जाता है। फ्लैक्स क्या है, तो फ्लैक्स आपको याद रखना ओमेगा 3, ओमेगा 3। तो ओमेगा 3 जो है, तो ओमेगा 3 जो है इसको पश्चिमी देशों में ओमेगा 3 को क्या कहा जाता है, ये फ्लैक्स कहा जाता है। और इसमें आपको और याद रखना है, क्या याद रखना, अलसी। क्या है, अलसी। तो अलसी है, तो अलसी में क्या ओमेगा 3 पाया जाता है। और पश्चिमी देशों में क्या इसे फ्लैक्स कहा जाता है। फिर से सुनिए, अलसी में ओमेगा 3 पाया जाता है और पश्चिमी देशों में इसे फ्लैक्स के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, रानीखेत बीमारी। क्वेश्चन ये आएगा कि रानीखेत बीमारी का संबंध किससे है। ये आपका जानवरों से है, गाय से है, भैंस से है। तो आपको याद रखना है कि रानीखेत जो बीमारी है ये पक्षियों से संबंधित है। किससे, रानीखेत जो बीमारी है ये पक्षियों में होने वाली बीमारी है। ये क्वेश्चन आएगा कि रानीखेत बीमारी जो है किसमें होती है, ये पक्षियों में होती है। नेक्स्ट आप देखेंगे, एक आपका H1 है और N1 है, एक आपका H5 है और आपका है N1 है। तो ये दो वायरस हैं, ये किससे होते हैं, तो H1N1 से होता है स्वाइन फ्लू। क्या होता है आपका, स्वाइन फ्लू होता है। ये चीज आपको याद रखना है। और H5 और N1 से होता है बर्ड फ्लू। क्या होता है आपका, बर्ड फ्लू। ये 2 पॉइंट आपको याद रखना है कि H1N1 से स्वाइन फ्लू होता है और H5 और N1 से क्या होता है, बर्ड फ्लू होता है। अब इसको याद कैसे रखना है, स्वाइन मिस होता है मादा सुअर। स्वाइन मिस क्या होता है, मादा सुअर होता है। तो सुअर कहाँ पे चलेगा, तो जमीन पे चलता है। कहाँ पे चलता है, जमीन पे चलेगा। ये चीज आपको याद रखना है। और बर्ड क्या है, तो बर्ड जमीन के साथ साथ आकाश में भी क्या है, वो विचरण कर सकती है, वहां उड़ सकती है। लेकिन मादा सुअर क्या है, वो आकाश में नहीं उड़ पाएगी। जो आकाश में नहीं उड़ पाएगा उसको हम कम अंक देंगे, जो आकाश में उड़ जाएगा उसको हम ज्यादा अंक देंगे। तो N1 तो है ही है, यहाँ पे H1 है, यहाँ पे H5 है। तो पक्षी जो है, बर्ड है, ये आकाश में उड़ने के कारण हम इसको 5 अंक दे रहे हैं। और ये जो मादा सुअर है जिसे स्वाइन कहते हैं, तो स्वाइन फ्लू, इसको हम देंगे 1 अंक देंगे। क्यों, क्योंकि ये जमीन में ही चल सकती है, आकाश में उड़ नहीं सकती है। तो ऐसे समझ के याद रखेंगे तो आपको बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये आपका टॉपिक आपका समाप्त होता है। और ये कृषि है, कृषि हमारे ख्याल से 2 या 3 वीडियो और आएंगे। इसके बाद कृषि जो समाप्त हो जाएगा, तो उसके बाद हम फिर क्या आगे की सीरीज और बढ़ते चलेंगे। तो हम भूगोल जो पढ़ा रहे हैं, तो इंडियन ज्योग्राफी और क्या कहते हैं आपकी वर्ल्ड ज्योग्राफी, दोनों को साथ में लेके पढ़ा रहे हैं। तो इसमें क्या अलग अलग प्लेलिस्ट नहीं होगी। तो भूगोल है, इसमें इंडियन ज्योग्राफी भी होगी और वर्ल्ड ज्योग्राफी भी होगी। तो रोजाना की तरह आज हम आपसे सवाल पूछेंगे। कल मैंने पढ़ाया था, कल परसों, कि जो कृषि से संबंधित अनुसंधान संस्थान है, उनसे 2 क्वेश्चन हमने नहीं कराया है। उनके जवाब आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है। पहला आपका क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र, राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र, राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र, इसका जो क्या कहते हैं कहाँ पे है, राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र, ये जो है संस्थान कहाँ पे है। और दूसरा क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय
पशु चिकित्सा संस्थान, राष्ट्रीय पशु चिकित्सा संस्थान ये कहाँ पर है? इन दोनों सवालों का जवाब आपको देना है। तो पहला आपका जैविक खेती केंद्र और दूसरा आपका पशु चिकित्सा केंद्र, और आपको हिंट दे रहे हैं दोनों के आपके जो मुख्यालय हैं आपके यूपी में ही हैं। कहाँ पे हैं? यूपी में ही। आपको इनको कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।